Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all are know that we are watching our video of subjects Science 1 and our chapter is carbon and important element. कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में आज हम लोग हमारे नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और कार्बन ये जो एलिमेंट है उसके बारे में आपने ज़रूर इसका नाम ज़रूर सुना होगा बेटा। और कार्बन में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जो जो पार्ट देखने जा रहे हैं वो है कार्बन ऑकरेंस, प्रॉपर्टीज़, एलोट्रॉप्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑकरेंस, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमारे बॉडी का एक भाग है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपको पता है हम हमारे शरीर में नाक द्वारा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो आपको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बेटा CO2। तो जैसे ये सूत्र में कार्बन रिप्रेजेंट करता है सिंबल C को और ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है O2 को, तो इन दोनों से मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर बना है CO2। तो CO2 में इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगे हुए हैं O2, इसलिए डाई जो सफिक्स है वो हमें 2 के लिए लगाना होता है। तो जब भी किसी एलिमेंट के साथ 2 आता है तो उसको हम लोग डाई करके ही कंसिडर करेंगे। उसी तरह CO2 ये जो सूत्र है उसमें भी हमें उसको CO2 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही उसको हम लोग बोलेंगे, ऐसा ही उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई गई है मैं आपको बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ एन एलिमेंट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब आपको एलिमेंट्स क्या है ये पता है क्या, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये इसके बारे में पूछा गया। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, इनसाइड सॉइल और इनसाइड द हिल्स एंड एटसेट्रा। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे आपको पता है कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके अलावा आपको हवा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये पता है, और नाइट्रोजन के अलावा आपको पता है कि वहाँ पर कुछ अन्य गैसेस भी होती है। और इसके अलावा जो ज़मीन में पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे लोहा है, तांबा है, जर्मन है, एल्यूमिनियम है, ये सब हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट रिमेन बिहाइंड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब पूरा जलने के बाद किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिमेन्स क्या बचता है। मतलब किसी एलिमेंट को अगर हम लोग जलाए या फिर कोई कंपाउंड है उसको अगर जलाए तो आखिरी में क्या बचता है? तो आपको पता है बेटा किसी भी पदार्थ को जलाने के बाद आखिरी में कार्बन बचता है। तो ये कार्बन यहाँ पे इसका उत्तर होगा। थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन एंड गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो कार्बन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन। तो कार्बन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो मान लीजिए कि कोई बर्तन में कोई चीज़ जल गई तो वो काले कलर का ही रहता है हर बार। तो कार्बन देखा जाए तो ब्लैक कलर में ही पाया जाता है और वो पाउडर फॉर्म में होता है या स्टिकी फॉर्म में भी होता है कभी कभी, ठीक है। और वो जलने के बाद उससे बदबू भी आती है, ठीक है। तो ये सब व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन, कार्बन के बारे में आप लोग को लिखना है और सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट में पूरी इन्फॉर्मेशन कार्बन के बारे में हमने दे दी है। तो यू हैव लर्न दैट कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन जो है वो क्या है, मेटल है क्या? नहीं, वो नॉन मेटल है, इसलिए उसको नॉन मेटेलिक एलिमेंट को हिंदी में अधातु कहते बेटा। अधातु जो कि पाउडर फॉर्म में होता है और वो चमकता नहीं है या फिर उसमें क्लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। उस तरह के धातु को उस तरह के पदार्थ को, एलिमेंट तत्व को नॉन मेटेलिक एलिमेंट यानी कि अधातु कहते हैं। तो यू हैव आल्सो लर्न अबाउट इट्स ऑकरेंस इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सम कंपाउंड। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन जो है वो हमारे आसपास नेचर में कुछ कंपाउंड के साथ भी पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको CO2 के बारे में बताया है ना। और इसके अलावा कार्बन के साथ आने वाला कंपाउंड अगर हम लोग बोले तो वो होगा इथेन, मीथेन, प्रोपेन,
जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, इन सब के सूत्र, इनके कंपाउंड्स हम लोग ज़रूर इसमें देखेंगे, हमारे पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक और दो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको ट्राई दिस करके बोला गया है। तो ट्राई दिस में आपको ये करके देखना है, परंतु यदि पॉसिबल हो तो ही करें, अदरवाइज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि टेक सम मिल्क इन एन इवापोरेटिंग डिश, मतलब एक बाउल लीजिए, कटोरी, उसमें कुछ दूध डालना है। हीट द इवापोरेटिंग डिश ऑन अ बंसन बर्नर, और उसको, उस डिश को हमको नीचे हीट देकर गरम करना है। ओके बेटा, गरम करना है मतलब इसको हाई हीट में गरम करना है। वॉट रिमेन्स बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ एन इवापोरेटिंग डिश, फिर मतलब जैसे जैसे हम लोग इसको गरम करते गए, आखिरी में डिश में क्या बचता है। ऑन कंप्लीट इवापोरेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क ये जो है दूध, ये पूरा का पूरा इवापोरेट होने के बाद, इवापोरेट यानी कि बाष्पीकरण होने के बाद, मतलब वो जो दूध है वो पहले तो हम लोग गर्म करते गए तो वो गाढ़ा दूध बना, फिर वो रबड़ी बना, और रबड़ी के बाद फिर वो एकदम से अचानक से क्या बना, फिर वो जलने लगा बेटा। और जलने के बाद भी आप लोग को उसको जलाना चालू रखना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है हीट द इवापोरेटिंग डिश, इस डिश को गर्म करते रहिए, और आखिरी में क्या बचेगा वो बताइए। तो आखिरी में तो बताया आप लोग को कि आखिरी में तो कार्बन ही बचेगा, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का हमारा आंसर। अब सेकंड है, टेक सम सैंपल्स ऑफ शुगर, वूल, ड्राई लीव्स, हेयर, सीड्स, स्प्लिट पल्सेस एंड प्लास्टिक इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। अब जैसे अगर हम लोग हमारे स्कूल में हैं और स्कूल में हम लोग को ये प्रैक्टिकल करके देखना है, तो देखिए ये आप लोग बिल्कुल घर में ट्राई मत करिए, क्योंकि आप लोग को घर में अपनी मम्मी की डांट भी सुननी पड़ेगी, इसलिए आप लोग इसको ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमने शुगर यानी शक्कर डाली, ऊल यानी जिसको हम लोग कहते हैं ऊनी, ऊनी कपड़े जो होते हैं ना, तो उसका ऊन हमने उसके अंदर डाला है। ड्राई लीव्स तीसरे टेस्ट ट्यूब में हमने जो पेड़ से गिरी हुई जो पत्तियां होती है ना, वो ड्राई लीव्स हमने डाली है। हेयर मतलब एक टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ हेयर्स डाले हैं, बाल डाले हैं। चौथे टेस्ट ट्यूब में, पांचवें टेस्ट ट्यूब में हमने सीड्स यानी कि कुछ बीजे डाली है। फिर छठवें टेस्ट ट्यूब में हम लोग स्प्लिट पल्सेस यानी कि जो मूंग दाल, मटकी की दाल होती है, उसको भिगोने के बाद उसको अंकुरित हो जाता है वो, तो ऐसे कुछ पल्सेस डाले। और आखिरी टेस्ट ट्यूब में हमने प्लास्टिक डाला बेटा। तो इन सब टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद हीट ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सब्सटेंसेस। इन सभी टेस्ट ट्यूब में दिए मतलब रखे हुए पदार्थों को हम लोग को क्या करना है, नीचे से गर्म करना है, हीट करना है, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, और हमें इनके चेंजेस ऑब्जर्व करना है बेटा। चेंजेस में आपको ये समझ में आएगा कि कुछ पदार्थ इनमें से जल्दी जलेंगे और जल्दी कोयला बनेंगे, और कुछ जो पदार्थ है उसको जलने के लिए समय लगेगा और वो देर से कोयला बनेंगे। इन द सब्सटेंसेस व्हाट डज द ब्लैक सब्सटेंस रिमेनिंग इन ए टेस्ट ट्यूब इंडिकेट। हर टेस्ट ट्यूब में बचा हुआ ब्लैक सब्सटेंस यानी कि कोयला आपको क्या इंडिकेट करता है? यही इंडिकेट करता है कि हर एक को जलने की कैपेसिटी अलग अलग होगी। हीट अगर हम लोग अलग अलग देंगे तो भी अलग अलग वो तरीके से वो जलेगा, और अलग अलग तरीके से जलने के बाद भी वो आपको अलग अलग तरीके से अपना जो ब्लैक सब्सटेंस है रिमेनिंग, वो अलग अलग कलर्स में आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, वो है बेटा कार्बन। अब यहाँ पे एक कार्बन के बारे में जानकारी आपको ऐसी दी गई है कि द एलिमेंट कार्बन, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ पहले बेटा। तो जैसे कि पता ही आपको कि कार्बन का सिंबल होता है C। दूसरा है एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का, वो है 6। फिर तीसरा है एटॉमिक मास जो होता है वो है 12। फोर्थ नंबर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। फिफ्थ नंबर इज वैलेंसी इज 4 एंड 6 नंबर नॉन मेटेलिक ये है एलिमेंट। आपको यहाँ पे ये हर एक
पोर्शन में, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने इसके पहले देखी हुई है। इसके पहले चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कार्बन का सिंबल जैसे सी होता है वैसे उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी कि पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान, कार्बन का स्थान। अब देखिए बेटा, एक कार्बन ये एक एलिमेंट है, आपको पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फिर बेरिलियम, बोरॉन, फिर मैग्नीज, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। ये सभी बहुत सारे तत्वों को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला, और खोज के निकालने के बाद उनका एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया और उस पीरियोडिक टेबल में उनको रखा गया। तो कार्बन का ये जो सिंबल है या कार्बन का स्थान है वो उस पीरियोडिक टेबल में 6वें क्रमांक पर आता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। फिर तीसरा है बेटा यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? वो होता है 12, यानी कि कार्बन के अलावा बाकी तत्वों का भी अलग अलग मास होता है, परंतु एटॉमिक मास को यानी कि परमाणु द्रव्यमान को जो पीरियोडिक टेबल है उनमें उनके मास, द्रव्यमान के हिसाब से उनको नहीं रखा गया, उनको उनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया। क्यों? क्योंकि हर एक तत्व अपनी जगह पर कुछ विशेषताएं यानी कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते थे। जैसे ये नॉन मेटेलिक हैं तो ये नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टी शो करता था, और कुछ सिम्बॉल्स हैं कुछ मेटेलिक की प्रॉपर्टी शो करते थे, तो उनको मेटल वाले तत्वों को लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया, नॉन मेटल वाले तत्वों को राइट हैंड साइड में रखा गया, और बीच में मेटेलॉइड्स वाले सिम्बॉल्स मतलब एलिमेंट्स को बीच में मेटेलॉइड्स के पैटर्न में उनको रखा गया। तो ये हो गया, हर एक तत्व का एटॉमिक मास अलग अलग होगा। उसी तरह याद रखिए कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। अब ये चौथा पॉइंट जो है वो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियोज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करके बताया था बेटा, जिसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-4। 2-4 क्यों होगा? क्योंकि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाली कुछ मतलब हम लोग कक्षाएं उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेटा ऑक्टेट कहते हैं। जैसे कि कार्बन जो है वो उसका एक न्यूक्लियस हमने यहाँ पे बना लिया, उसके चारों ओर एक और राउंड सर्कल हम लोग बना लेंगे, तो वो पहला ऑक्टेट हो गया जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तीसरा अगर हमने उसके और चारों ओर तीसरा एक राउंड बनाया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कवच में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 2 और 4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कार्बन जो है वो प्रूव करता है। अब इसकी जो वैलेंसी है वो 4 क्यों है? ताकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा इसके बाहरी कवच में, बाहरी ऑक्टेट में, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ये पूर्ण नहीं है। बाहरी ऑक्टेट जो होता है उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो पूर्ण होगा। तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी और को देने पड़ते हैं या किसी और से लेने पड़ते हैं। तो किसी और एलिमेंट से यदि वो 4 एटम्स ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो वो आखिरी जो कवच है उसमें 8 अपने इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीट कर लेता है, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद वो पूर्ण हो जाता है। ना मतलब उसको किसी और को फिर देने की ज़रूरत होगी और ना ही लेने की ज़रूरत होगी। तो जब किसी तत्व को किसी और तत्व को इलेक्ट्रॉन देने और लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग उस तत्व की वैलेंसी कहते हैं। जितने नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स वो देगा उसको उसकी वैलेंसी कहेंगे, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा उसको भी उस तत्व की वैलेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी 4 होने का मतलब है ये तो 4 किसी को दे देगा या 4 किसी कार्बन एलिमेंट से ले लेगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 4 होगी। और जैसे कि आपको 6वां पॉइंट तो पता ही है कि ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता
है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा और अन्य कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। तब तक ये कार्बन का जो आखिरी भाग है, इस वीडियो का आखिरी भाग है, ये हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कि द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल एबंडली इन द नेचर एंड ऑकर्स इन फ्री एज वेल एज इन अ कंबाइंड स्टेट। मतलब ये जो कार्बन एलिमेंट है वो नेचर में यानी कि हमारे आसपास धरती पर फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फ्री में यानी मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और कंबाइंड मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपाउंड के फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे CO2 हो गया या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मतलब उसका सूत्र होगा CaCO3, जिंक कार्बोनेट हो गया ZnCO3, फिर अमोनियम कार्बोनेट हो गया NH3CO3। तो इस तरह से उसके अलग अलग पैटर्न में वो पाया जाता है। तो इन दिस चैप्टर लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट कार्बन। तो हम इस चैप्टर में एलिमेंट कार्बन यानी कार्बन नामक तत्व की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। वो अधातु एलिमेंट कार्बन की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स दैट यू यूज इन अ डेली लाइफ from morning till night and divide those substances into the columns in following table। मतलब इसमें ये कहा गया है कि आपको जो सुबह मॉर्निंग से आप जब अपने दैनंदिन जीवन में सुबह उठते हैं, प्रातःकाल में उठने के बाद और रात में सोने तक जो सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, उनका हम लोग को यहाँ पे एक चार्ट बनाना बेटा। जैसे यहाँ पे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आएंगी, फिर यहाँ पे अर्थन या ग्लास ऑब्जेक्ट की लिस्ट आएंगी और यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस की लिस्ट आएंगी। जैसे कि मेटालिक ऑब्जेक्ट्स में आप लोग यदि कभी कोई एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो वो एलिमेंट्स कौन सा है, या फिर अर्थन या ग्लास ऑब्जेक्ट्स का जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, मतलब चीनी मिट्टी या ग्लास से बने हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर मिट्टी के बर्तन जो हैं उनका कौन सा यूज़ करते हैं, या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस उनका कौन सा यूज़ करते हैं। ये हमें मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का एक कॉलम ये दिए गए हैं, उनमें इनकी संख्या भरनी है। इसमें आपको आखिरी में बोला गया है, नाउ लुक एट द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लास्ट कॉलम, इट कंटेन्स फूडस्टफ्स, क्लॉथ, मेडिसिन, फ्यूल, woolen object, etc. Carbon is the common and important constituent of all these substances। जैसे कि अदर ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस में आपको यहाँ पे पूछा गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फूड स्टफ, मतलब बहुत सारे खाने पीने के पदार्थ हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फूड स्टफ आएगा, ठीक है। फिर दूसरा आएगा बेटा क्लॉथ्स, जैसे कि क्लॉथ्स जो है वो हमारे बेसिक नीड्स है बेटा, मतलब हमारी दैनंदिन क्रिया में घर जैसे इम्पोर्टेंट बेसिक नीड है और खाना एक इम्पॉर्टेंट नीड है, वैसे ही हमारी इम्पोर्टेंट नीड एक क्लॉथ्स है बेटा। आजकल तो मोबाइल भी एक अपनी बेसिक नीड हो गई है, मोबाइल के अलावा तो हमारा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब मेडिसिन जो है ये मोबाइल जो है वो हमारा मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मोबाइल लिख सकते हैं बेटा। और मेडिसिन जो है वो भी हमारा फूड स्टफ में यहाँ पे तीसरे कॉलम में आएगा, मेडिसिन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। और मेडिसिन के अलावा यहाँ पे फ्यूल भी आएगा। फ्यूल मतलब जैसे कि केरोसिन हो गया, LPG गैस हो गई, उसका भी यूज़ हम लोग को रोज़ डेली दैनंदिन और रोज़मर्रा में हम लोग को करना ही होता है। फिर वुडन ऑब्जेक्ट्स जो है वो वुडन ऑब्जेक्ट्स का हम लोग रोज़ या फिर कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, है ना। दरवाजे वगैरह जो है, खिड़कियाँ वगैरह जो है, उनको भी हमको ये थर्ड वाले कॉलम में डालना है। और उसके अलावा बहुत सारे जो भाग हैं हम लोग इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो पेन है, पेन से हम लोग लिख रहे हैं, वो पेन हम लोग यहाँ पे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में लिखेंगे, सॉरी। और अदर ऑब्जेक्ट्स में पेन के अलावा यहाँ पे आएगा बेटा रबर, ओके। रबर के साथ साथ हमारे जो पेपर्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं या कॉपीज़ हैं वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में हम लोग को लिखना है, ठीक है बेटा। तो मोबाइल और पेन के अलावा हम लोग साइकिल का यूज़ करते हैं, वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में आएगा। और फिर बाइक भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में आएगा।
फिर हम लोग कभी बस से आते हैं तो बस भी ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में आएंगी। अर्थन या ग्लॉस ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि ग्लासेस हैं, हमारे घर में जो हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं वो ग्लासेस यहाँ पे आएगा। फिर आपको पता है अर्थन या मतलब क्ले आएगा बेटा, बहुत सारी मिट्टी के बर्तन हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, वो सब इसमें आएगा। तो इसमें इन तीनों में जैसे ये मुझे आए हुए कुछ दिमाग में आए हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, इनको मैंने लिखा। इसके अलावा आप लोग अपने खुद के ऐसे कॉलम बना के अपने खुद के भी लिख सकते बेटा। तो इनमें इन सब का इम्पोर्टेंट पार्ट ये बताया गया है कि इन सब में कार्बन जो है वो इनका कॉमन और इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जो इन सब में कॉमनली पाया जाता है। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने का भाग व्हाट इज कंपाउंड एंड हाउ आर कंपाउंड फॉर्म ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।